नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 184 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है संभारण प्रबंधन, अवधारणात्मक ढांचा, कार्यक्षेत्र और महत्व। तो यदि आपने इस सब्जेक्ट कोड के चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ा है, उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर से जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न बनेगा वो प्रश्न ये बनेगा कि संभारण प्रबंधन के कार्यक्षेत्र और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहां कुल मिलाकर पहले चैप्टर की चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि दूसरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि संभारण प्रबंधन का एक अवधारणात्मक ढांचा है। तो ये अवधारणात्मक ढांचा है क्या? तो देखिए, कुल मिलाकर पैराग्राफ क्या बताना चाहता है। पैराग्राफ में ये बात की गई है, जब हम संभारण प्रबंधन की बात करते हैं तो देखिए, संभारण प्रबंधन का अर्थ ये है कि जो मार्केट में एक सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन नहीं रुकनी चाहिए। यानी कि औद्योगिक इकाइयों से जो माल तैयार है वो बाजार तक बिना रुकावट के पहुंचना चाहिए, और बाजार में जो डिमांड उठ रही है वो औद्योगिक इकाइयों को पूरी करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि औद्योगिक इकाइयाँ इस डिमांड को पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों की सहायता लेंगी, कैसे वो इस डिमांड को पूरा करेंगी। तो जब हम संभारण प्रबंधन पढ़ते हैं तो उसमें यही बात की जाती है कि जितनी भी सारी गतिविधियां हैं, इसमें तालमेल कैसे स्थापित किया जाए, आखिर कैसे ऐसा हो सके कि बेहतर ढंग से उपयोग में इसे लाया जाए। इसके साथ साथ ऐसा कैसे हो कि हम औद्योगिक इकाइयों को मार्केट से जोड़ पाएँ, बिक्री की डिमांड को पूरा कर पाएँ, विनिर्माण करें। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से जो कच्चा माल होता है, इस कच्चे माल को जब हम निर्मित वस्तुओं में बदल देते हैं तो ये विनिर्माण कहलाता है। जैसे फर्नीचर उद्योग, जैसे लोही खान से लोहा निकला, फिर उसे पिघलाया गया, फिर आफ्टर दैट क्या हुआ, उससे बहुत सारी चीज़ें बनी, मशीनें बनी। ये सब क्या है? विनिर्माण है। यानी कि कच्चे माल को जब मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो विनिर्माण कहलाता है। तो संभारण प्रबंधन जो इसका एक अवधारणात्मक ढांचा है, इसमें सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि जो औद्योगिक इकाइयाँ उसे हम बाजार से जो जोड़ रहे हैं, जो लोगों की डिमांड देख रहे हैं, उसी के आधार पर जो विनिर्माण कर रहे हैं, इसके लिए जो बजट चाहिए, इसके लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, इन सभी चीज़ों में हमें तालमेल स्थापित करना है। यही संभारण प्रबंधन का अवधारणात्मक ढांचा है। इस पूरी की पूरी सप्लाई चेन में, इस पूरी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में जितने भी काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैं, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवसायिक परिषद हैं, इन सब ने ये कहा है कि संभारण प्रबंधन आपूर्ति श्रृंखला का वह भाग है जिसमें हम इसकी जितनी भी सामान के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो औद्योगिक इकाइयों में हो और चाहे मार्केट में हो, जैसे कि भंडारण। अब आप कहेंगे भंडारण क्या है? जहाँ पर माल का स्टॉक किया जाता है, गोदाम। इसके साथ साथ कितनी सेवाओं की ज़रूरत है, उपभोक्ताओं की क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा संभारण प्रबंधन में हम इनबाउंड और आउटबाउंड, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें यही पढ़ते हैं कि बेड़ा प्रबंधन क्या है, वेयर हाउसिंग क्या है, जहाँ पर सामान को रखा जाता है, सामग्री को प्रबंधन कैसे किया जाए, ऑर्डर की आपूर्ति कैसे की जाए, नेटवर्क डिजाइन कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान इसी के अंतर्गत करते हैं। यानी कि जब संभारण प्रबंधन के अवधारणात्मक ढांचे की बात की जाती है तो उसमें हम वो सारी की सारी चीज़ों पर कल्पना करेंगे जो औद्योगिक इकाइयों से बाजार तक जाने की चीज़ें होती हैं, कि कच्चा माल कैसे प्राप्त होगा, इसके साथ साथ औद्योगिक इकाइयों में कैसे पहुंचेगा, परिवहन क्या के साधन क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन यानी क्या होंगे, कम्युनिकेशन के साधन क्या होंगे, लोगों की डिमांड बाजार में क्या है, इसके लिए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? अवधारणात्मक ढांचे के अंतर्गत। यानी कि ये बेसिक नीड है संभारण प्रबंधन की। उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से हम योजनाएं बनाएंगे, और क्योंकि हमारा अंतिम जो उद्देश्य होगा वो होगा उपभोक्ताओं की संतुष्टि। तो इस पैराग्राफ में यही बात की गई है। अब बात आती है कि संभारण प्रबंधन की संकल्पनाएं क्या हैं। संभारण प्रबंधन की संकल्पनाएं क्या हैं? तो देखिए, संभारण प्रबंधन की कुछ यहाँ पर संकल्पनाएं दी हुई हैं, जैसे कि लीन संभारण प्रबंधन क्या है, सक्रिय संभारण प्रबंधन क्या है, लचीला संभारण प्रबंधन क्या है, जिसकी चर्चा आगे की गई है। तो देखो,
संभारण का काम तो हमें समझ में आ गया पिछले पैराग्राफ को पढ़ के। फिर हमें यही पता चल गया कि औद्योगिक इकाइयों विनिर्माण होगा और फिर वो मार्केट तक पहुंचेंगी। तो विनिर्माण और मार्केटिंग कार्यों के लिए हमें संभारण मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, यानी कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। संभारण की जो कल्पना है ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करेगी। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, संभारण की जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं उनमें से पहली संकल्पनाएं हैं लीन संभारण प्रबंधन। अब ये क्या है? जब क्वेश्चन आएगा संभारण प्रबंधन की विशेष संकल्पनाएं बताइए, तो आपको ऐसी हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो देखिए, संभारण प्रबंधन की पहली संकल्पना है लीन संभारण प्रबंधन वह सिद्धांत है जिसमें हम एक लक्ष्य को टारगेट करेंगे और उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मान लो हमारा टारगेट ए है, तो उसके लिए हमें क्या क्या संसाधन चाहिए, उसके लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए, उसके लिए कितना बजट चाहिए। इसके अलावा जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, क्या वो इस मूल्य का सामान खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, कॉस्टिंग क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है। इन सब चीज़ों का जहाँ हम ध्यान रखेंगे तो होगा लीन संभारण प्रबंधन। यानी कि लीन संभारण प्रबंधन कुल मिलाकर यह सिद्धांत है जिसमें एक टारगेट होगा, उसके लिए हम कितने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं वो होगा, और उस पर कितना खर्चा होगा उस पर वो होगा। ठीक है भाई। यह आपूर्ति श्रृंखला थोड़ी सी क्या, इस आपूर्ति श्रृंखला में क्या होगा, थोड़ा सा खर्चीला क्या मामला है, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं है फिर भी उस पर खर्च हो रहा है, उसे हटा देना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा ताकि सप्लाई चेन लगातार लगी रहे। इसमें कुल मिलाकर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अपव्यय यानी कि बेकार का खर्चा कम से कम हो, किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना हो। तो लीन संभारण प्रबंधन की जो संकल्पना है उसका कुल मिलाकर बात यह है कि जो हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसमें खर्चा कम से कम हो। दूसरा है सक्रिय संभारण प्रबंधन, यानी कि जो सक्रिय संभारण प्रबंधन है इसमें हम उन टूल्स की बात करेंगे, उन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो संभारण के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। समय के साथ साथ जिन चीज़ों में हमें परिवर्तन लाना है, क्योंकि देखिए किसी सामान को हम आज बना रहे हैं और उसी सामान को आने वाले समय में बना रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगी, लेकिन वो किसकी वजह से, वो टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से आएंगी, वो ग्राहक के डिमांड की वजह से चेंज में आएंगी। क्योंकि लगातार अगर ग्राहक को आपको संतुष्ट करना है, लगातार अगर यदि आप ग्राहक को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको उन्हें कुछ ना कुछ नया देना पड़ेगा। तो सक्रिय एज अ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो एज अ लॉजिस्टिक जो मैनेजमेंट है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उन टेक्नोलॉजियों को ढूंढेंगे, उन टेक्नोलॉजियों को प्राप्त करेंगे जो कि हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकती हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी को और आगे बढ़ा सकती हैं, जिसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। अगर हमें उपभोक्ताओं की ज़रूरतों का पता चल जाए तो हम तुरंत ही उसके लिए रिएक्शन दे सकते हैं, अनुक्रिया कर सकते हैं, और बाज़ार में जो हमारा सामान है उसमें हम बदलाव भी ला सकते हैं। तो सक्रिय संभारण प्रबंधन में इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा। तो लीन संभारण प्रबंधन में किस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, लीन वाले में इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है कि जितने भी दुरुपयोग वाले संसाधन हैं या फिर हमारा जो बेमतलब का खर्चा है उसे हमें रोकना है। जबकि सक्रिय में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सक्रिय में हम बात कर रहे हैं जो हमारा वर्तमान प्रोडक्ट है उसमें और क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं जो ग्राहकों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, ग्राहकों की संतुष्टि को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, और मार्केट में जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को कैसे कम किया जाए। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ में यही बात की गई है। अब तीसरा है लचीला संभारण प्रबंधन। एक लीन पढ़ा हमने, एक सक्रिय पढ़ा और एक लचीला। तो इसके नाम में देखिए लचक है, तो लचकदार संभारण प्रबंधन जो है ये संकल्पना प्रबंधन की वह शाखा है जो लगातार विकसित हो रही है, ये लगातार बदलती रहती है, ये पूरे सिस्टम को प्रभावित करने की बात करती है और ये कहती है सिस्टम में जो जितनी भी निगेटिविटी हैं उन निगेटिविटी को हटा दो। तो लचीला संभारण प्रबंधन क्या कहता है कि सिस्टम में जितने भी निगेटिविटी हैं यानी कि नकारात्मक चीज़ें हैं, अनउत्पादकारी चीज़ें हैं, उन सबको सिस्टम से हटा देना चाहिए। चौथा है हरित, कह रहा है लचीले जो संभारण प्रबंधन है इसके 4 दृष्टिकोण हैं भाई, 4 स्तंभ हैं, एक दृश्यता, एक लचीलापन, एक सहयोग और एक नियंत्रण। आगे के चैप्टर में इस चीज़ पर चर्चा भी की जाएगी, यहाँ पर इतना ही है। अब देखिए हरित संभारण प्रबंधन क्या है। तो देखिए हरित संभारण प्रबंधन का मतलब ये है कि जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जितनी भी विनिर्माण इकाइयाँ हैं, ये अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करेंगे कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े। हालांकि विकास जब भी हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो उसकी एक कीमत तो पर्यावरण को चुकानी ही पड़ेगी।
कार्बन तो उत्सर्जित होगा ही होगा, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और उसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। तो ऐसे में हरित संभारण प्रबंधन यानी ग्रीन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, और इसलिए अधिकतर औद्योगिक इकाइयों के ऊपर ये थोपा भी जाता है कि वो अपना विनिर्माण करें, लेकिन वो इस चीज़ की भी गारंटी दें कि वो पर्यावरण को कम से कम दूषित करेंगी। तो जो ग्रीन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, इसका विशेषताएं ये हैं कि हमें जो पॉल्यूशन है उसे कम करना है, संसाधनों का पुनः उपयोग करना है, पुनः कार्य करना है, दोबारा से नवीनीकरण करना है, समय में परिवर्तन करना है, और रिसाइकलिंग चलती रहे इसलिए पुनर्विनिर्माण करना है। तो यानी कि हरित संभारण प्रबंधन किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट से। ठीक है भाई। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए लोगों को बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रबंधन सिखाया जा रहा है। यानी कि हरित संभारण क्या है? पर्यावरणीय प्रबंधन और संभारण प्रबंधन का एक मिश्रण है। इसमें हम ऐसे उत्पादन पर ध्यान देंगे, ऐसे डिजाइन पर ध्यान देंगे जो पर्यावरण के हिसाब से हो, और इसके लिए बड़े पैमाने पर शिक्षा दी जा रही है ताकि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा तो जाए, लेकिन उनके जीवन को प्रभावित ना किया जाए। ठीक है भाई। कहीं हम लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति करते जाएं और पर्यावरण एकदम खत्म हो जाए तो लोग उन आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी जान पर जोखिम डाल के थोड़ी ही लेंगे। तो इसलिए आज के टाइम पे जो नई औद्योगिक इकाइयाँ हैं, आज जो बड़े पैमाने पर पर्यावरण अध्ययन का जो केंद्र है, वो संभारण की इसी गतिविधि पर ध्यान दे रहा है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे। इसके अलावा अगला है समग्र संभारण प्रबंधन। ये ना समग्र जो संभारण प्रबंधन है यानी कि टोटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जो है, ये क्वालिटी को बढ़ावा देने की बात करेगा। उपभोक्ता हर एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है, लेकिन निजी सेक्टर कई बार ऐसा हो जाता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो उपभोक्ता को दे क्या रहा है, ये बड़ी बात आ जाती है। ऐसे में बड़े बड़े सरकारी संस्थान इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि उपभोक्ताओं को जो वस्तुएं दी जा रही हैं उसमें जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो कम ना हो। तो गुणवत्ता में लगातार जो सुधार बना रहे, गुणवत्ता लगातार बेहतर से और बेहतर होती जाए, ये अध्ययन कहाँ किया जाता है? समग्र संभारण प्रबंधन में, ताकि औद्योगिक इकाइयों और उपभोक्ता का विश्वास बना रहे, व्यक्तियों, माल, सूचना के प्रवाह, सुरक्षा, प्रतिभूति सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए, और इसके लिए बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को अधिकार भी दिए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आया कि संभारण प्रबंधन की विशिष्ट संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए, तो आपकी 5 हेडिंग बनेगी, जिनमें पहली हेडिंग ये होगी आपकी कि लीन संभारण प्रबंधन क्या है, दूसरा सक्रिय संभारण प्रबंधन क्या है, तीसरा लचीला संभारण प्रबंधन क्या है, चौथा हरित संभारण प्रबंधन क्या है, और पांचवा समग्र संभारण प्रबंधन क्या है। ठीक है। आगे चैप्टर में बताया गया है कि संभारण प्रबंधन का कार्यक्षेत्र क्या है। संभारण प्रबंधन का कार्यक्षेत्र क्या है, यानी कि संभारण प्रबंधन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संभारण प्रबंधन 3 क्षेत्रों में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? सैन्य ज्ञान से हुई है, सैन्य तकनीक से हुई है, लेकिन हम इस पूरे किताब में कहाँ पढ़ेंगे? बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो बिजनेस मैनेजमेंट में संभारण प्रबंधन कुल मिलाकर ये रहेगा कि जो सामान बन रहा है उसे बाजार तक कैसे पहुँचाया जाए। अब इसमें क्या क्या होगा? ऑर्डर की पूर्ति की जाए, माल सूची तैयार किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए, वेयर हाउसिंग यानी कि कहाँ पर स्टॉक करना है, कहाँ पर गोदाम बनाना है, इसकी व्यवस्था की जाए, पैकिंग कैसे होगी सामान की, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये पूरा जो नेटवर्क होता है, ये पूरा नेटवर्क ही संभारण प्रबंधन का कार्यक्षेत्र है। इसका लक्ष्य होगा कच्चे माल की प्राप्ति, फिर उसका विनिर्माण और फिर उपभोक्ताओं तक सेवा पहुँचाना। जितनी भी कंपनियाँ, जितने भी संगठन हैं, वो पूरी तरीके से उपभोक्ताओं की सेवा पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि अंतिम संतुष्टि उपभोक्ता की संतुष्टि है। ऐसे में संभारण प्रबंधन के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला कार्य है व्यापार संभारण यानी कि बिजनेस लॉजिस्टिक्स। बिजनेस लॉजिस्टिक्स क्या करता है? ये सेवाओं की आपूर्ति करवाता है, कंपनी की सुविधाओं के माध्यम से ये बाजार तक पहुंच बैठाता है, उपभोक्ता तक जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को पूरा करवा के उपभोक्ता तक संतुष्टि के साथ सामान पहुंचाने की पूरी चीज़ बिजनेस लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। यानी कि संभारण जो प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, इसका कार्यक्षेत्र पहला क्या हो गया? पहला कार्यक्षेत्र इसका हो गया व्यापार संभारण, यानी कि व्यापार से संबंधित लगभग सभी गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाएगा और साथ ही साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किए जाएंगे। दूसरा है सामग्री प्रबंधन। सामग्री प्रबंधन में बात ये आएगी कि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाए, और कच्चा माल प्राप्त कर दिया तो रखा कहाँ जाए, यानी कि गोदामों में वेयर हाउसिंग, और लगातार जो वेयर हाउसिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी बात चैप्टर नंबर 7 में की भी जाएगी कि वेयर हाउसिंग के लिए जलवायु होनी चाहिए,
जिस जगह का वेयर हाउस, जहाँ पर गोदाम है, वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या नहीं है। अगर शिपिंग के पास है तो वहाँ पर कौन कौन से संस्थान काम करेंगे, इन सभी की जांच की जाएगी सामग्री प्रबंधन में। चैप्टर नंबर 7 में पूरे चैप्टर में यही बात की गई है। अगला है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भौतिक वितरण। इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, इसमें जहाँ पर सामान बन रहा है, यानी कि जितने विनिर्माण वाले प्लांट हैं, वहाँ से गोदाम तक माल कैसे पहुँचेगा और फिर उपभोक्ताओं तक माल कैसे पहुँचेगा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर आता है सप्लाई मैनेजमेंट, यानी कि सारे एक जैसे हैं। सप्लाई मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बाज़ार में पहले डिमांड क्या है, फिर इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसी हिसाब से हम माल की खरीद करेंगे, वैसी सूचना एकत्रित करेंगे, फिर उसी प्रकार की सेवा प्रोवाइड करवाएंगे। इन सब के बारे में चैप्टर नंबर 7 में विस्तार से चर्चा की गई है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, जो चैप्टर नंबर 7 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो विकेंद्रीकरण संभारण प्रबंधन क्या है अगला, तो स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से कंपनियों को उस योग्य बनाया जाता है। देखिए, हर स्थान की ज़रूरत अलग है, हर जगह के लोगों की संस्कृति अलग होती है, कल्चर अलग है तो डिमांड भी अलग है, जलवायु अलग है तो भी डिमांड अलग है, क्योंकि हर क्षेत्र की जलवायु एक जैसी नहीं होती, हर क्षेत्र के लोगों का कल्चर एक जैसा नहीं होता। तो ये जो कल्चर और जलवायु है, ये बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं की डिमांडों को चेंज कर देती है। तो ऐसे में उस क्षेत्र की लोकल ज़रूरत क्या है, लोकल नीड क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर संगठन क्या करता है, अपनी छोटी छोटी इकाइयों की स्थापना कर देता है, और वो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, संभारण के कार्य क्षेत्र। तो अगर क्वेश्चन आया कि संभारण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी संकल्पनाएं क्या हैं, तो भी आप कर देंगे। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि संभारण प्रबंधन क्या है, इसके कार्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो भी आप डेफिनेटली कर देंगे। संभारण प्रबंधन के कार्य क्षेत्र को और अच्छे से समझने के लिए 7वें चैप्टर की वीडियो जरूर देखिए। अब बात आती है कि संभारण प्रबंधन तो हमने पढ़ लिया, अब संभारण प्रबंधन का महत्व क्या है। तो देखिए, किसी भी उद्योग की सफलता के लिए जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, इसकी अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम व्यापार परिसर में जा रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं, तो अगर हम व्यापारिक गतिविधियों में जा रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और अगर हमें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा व्यापार कभी भी नहीं चल पाएगा। भले ये चीज़ें हमें ईजी लगती हो, हम तो ये कर देंगे, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे है। तो किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने में संभारण प्रबंधन का अपना अलग महत्व है। संभारण प्रबंधन में हम ये देखेंगे किस प्रकार से जितनी भी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से कैसे परे पाया जाए, क्योंकि कई बार बाज़ार में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बाज़ार की डिमांड ऐसी हो जाती है जिसके परिणामतः औद्योगिक इकाइयों को बाज़ार में टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार अगर आपने संभारण प्रबंधन में, यानी कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, कोई निर्णय ऐसे ले लिया जिसमें आपकी बुद्धिमानी नहीं है, अविवेकपूर्ण निर्णय है, गलत निर्णय है, तो ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि आपकी ना बिल्कुल साख जो है बाज़ार में वो ख़त्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी सामान को आप वितरण नहीं कर पाए, यानी कि नहीं पहुंचा पाए, खरीदार को समय ज़्यादा लग रहा है, तो जब उपभोक्ता को टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता असंतुष्ट हो जाएगा, वो आपकी रेटिंग कम कर देगा। सामान अगर सही तरीके से उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाया गया, यानी कि उसकी ढुलाई सही से नहीं हुई, तो सामान टूट फूट भी सकता है, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। ये सब खराब संभारण नियोजन के उदाहरण हैं। तो अगर आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तो बेमतलब के आपके खर्चे बढ़ेंगे, उपभोक्ता आपका सामान वापस कर देगा, ये आपकी व्यापारिक कंपनी में घाटा हो जाएगा। तो ऐसे मुद्दों को आप कैसे हल कर सकते हैं? ऐसे मुद्दों को आप केवल और केवल संभारण प्रबंधन का अध्ययन करके ही कर सकते हैं। तो यदि हमें ग्राहकों की डिमांड पूरी करनी है, उनके साथ सीधे संपर्क स्थापित करने हैं, उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि देनी है, और हम चाहते हैं हमारा संगठन आगे से आगे बढ़ सके, तो उसे जल्द से जल्द अपने उत्पाद को पहुंचाना होगा, इसके साथ साथ अपनी गुणवत्ता को बनाए रखना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कब हो सकती हैं? जब हमें संभारण प्रबंधन का ज्ञान हो। इसके अलावा संभारण प्रबंधन की कुछ और भी विशेषताएं हैं। जैसे संभारण प्रबंधन का उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले कॉस्टिंग को कम किया जाए, यानी कि लागत को कम किया जाए, और लाभ को अधिकतम किया जाए, यानी कि कॉस्टिंग कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो संभारण प्रबंधन को बेहतर बनाकर हम राजस्व में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो देश का राजस्व सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, उसको अच्छा करते हैं। संभारण प्रबंधन में लागत को कम करके लाभ को अधिक किया जाता है, और लागत कम होगी तो डेफिनेटली प्राइस भी कम होगा, इससे उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी कर सकेंगे, उपभोक्ताओं की परचेसिंग पावर भी ठीक ठाक रहेगी।
ठीक। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सामग्री हमारी बेहतर हो, उसका व्यवस्था की संचालन भी अच्छा हो, तेज गति से सामान की ढुलाई हो सके, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा हो, गोदाम वगैरह अच्छे से अच्छे हों। इसके अलावा विनिर्माण की जितनी भी इकाइयाँ हैं, विनिर्माण के जितने भी केंद्र हैं, उनका प्रवाह अच्छा हो, यानी कि जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो कच्चे माल से जुड़ी हों, कच्चे माल औद्योगिक इकाइयों तक आएँ और उसके बाद बाज़ार तक पहुँच पाएँ। बाज़ार में जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अपनी इकाई को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेहतर उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करनी होगी ताकि हमारी बिक्रियों में वृद्धि हो सके। हमें विश्वसनीय डिलीवरी देनी होगी, त्वरित डिलीवरी देनी होगी, यानी कि कोई बंदा आज की डेट में ऑर्डर कर रहा है तो हम सोचें कि जितना कम से कम समय लगे उतने कम समय तक उससे सामान पहुंचा दें। इसके अलावा ऑर्डरों की जो पूर्ति है उसमें गलतियां बिल्कुल भी ना हों, इसके लिए भी संभावना प्रबंधन का अध्ययन जरूरी है। इसके अलावा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि एक ही तरीका है ग्राहक से जुड़ने का, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली। बिना संचार प्रणाली के आप डिमांड नहीं जान पाओगे और उपभोक्ता आपकी क्वालिटी नहीं जान पाएगा। इसके अलावा सुदृढ़ वस्तु प्रबंधन यानी कि मजबूत वस्तु प्रबंधन, ये संभावना प्रबंधन का एक अनुषंगिक यानी कि गौण हिस्सा है, बाय प्रोडक्ट हिस्सा है। इसमें हम उत्पादन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन की जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन करते हैं और इस समस्या का समाधान संभावना प्रबंधन करता है। तो संभावना प्रबंधन का महत्व क्या है, संभावना प्रबंधन का कार्य क्षेत्र क्या है, संभावना प्रबंधन की संकल्पनाएं क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर से देंगे। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है, बस